हेलो 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 हेलो। अब बेटा फोन वोन मत चलाओ, है ना। हमारे ही चले तो बस बढ़िया है। तो एक बार आप सभी का वापस से स्वागत है आज की क्लास में। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चंस करने से पहले देखो, तुम्हारे इस चैप्टर की जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे अपन क्लास में कराएंगे, सब। ठीक है। फिर तुमको मौका मिलेगा खुद सॉल्व करने का। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कुछ क्वेश्चन, एक तो शायद मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था, वो करा दिया था जिसमें अपन ने एक वाई जेड प्लेन में एक प्लेन लिया था और उसका एरिया से फ्लक्स पास करा रहे थे, है ना। हो गया था ना। ठीक है। तो फिर अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके कोई बुक है आपकी, जिसे आप एनसीईआरटी कहते हो, एग्जाम्पलर टाइप की, उसमें मिल जाएगा। ये वो क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, वाइट पे वाइट अच्छा नहीं लग रहा, तो रंग बदल लेते हैं, पीला कर लेते हैं। तो इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में। और हमसे पूछा है कि भाई वाई और जेड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो पूछा इस क्यूब से पास करने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब इसमें ना बच्चों के पेट में एक दर्द होता है कि सर, अगर ये फ्लक्स को, अगर इस क्यूब को देखा जाए तो इस क्यूब से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा। कितने लोगों को लगता है क्यूब से पास करने वाला फ्लक्स जीरो होगा। अच्छा, किसी को नहीं लगता, तो ठीक है फिर। अगर किसी को नहीं लगता तो फिर सॉल्व करेंगे। इससे पास करने वाला फ्लक्स निकालेंगे। आप लोग निकालिए, मैं बैठ के देखता हूँ। थोड़ी हिंट चाहिए क्या? अच्छा, करने दें, ठीक है ठीक है। हाँ देखो, लगाओ दिमाग, करो जरा, कैसा लगता है तुमको करके। सुनो, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन में करने में तुम्हें क्या करना है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म होता और एक्स डायरेक्शन में होता तो इस क्यूब से पास करने वाला जितना फ्लक्स इनकमिंग था उतना उतना फ्लक्स आउटगोइंग था, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता? जीरो। लेकिन फ्लक्स यहाँ पे वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरिएबल है। तो वेरिएबल कैसा है कि यहाँ पर इसकी एक्स वाली लाइन दिख रही है आपको, ये दो पॉइंट दिख रहे होंगे। यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू ए है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है? टू ए। अगर मैं यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं ई वन और यहाँ पर पूछूं ई टू, तो आप कहोगे देखो सर, फाइव रूट एक्स है तो ये तो हो जाएगा सर फाइव रूट ए, और ये वाला हो जाएगा फाइव रूट टू ए। ये कैसे निकाला होगा मैंने? एक्स की वैल्यू डाल दी बस, है ना। और कोई महान काम थोड़ी किया है मैंने। यहाँ पर इस ई में एक्स की वैल्यू डाल दी, तो ये एक्स की वैल्यू डाल के मुझे यहाँ पर नहीं 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 नहीं, ई वन और ई टू दोनों पता चल गए। तो यहाँ पर तुम्हारी जो ये बाकी के बचे फेसेस हैं, जैसे कि ये एक लास्ट क्लास में अपन ने देखा था इस क्यूब में, ये वाला जो फेस है, ऊपर वाला, इधर वाला और नीचे वाला, इन सब का एरिया वेक्टर कितने पे? 90 डिग्री पे। तुम समझे मैं क्या बोला? जैसे कि अगर ये कमरा एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाके ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पैरेलल हो गई। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर होगा ऊपर वाली सरफेस का। अगर ऊपर वाली सरफेस का ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना है? तो फ्लक्स कितना हो गया? इसको मैं दूसरे तरीके से भी बोला था कि अगर फील्ड लाइंस एरिया को तोड़कर नहीं जा रही हैं तो इसका मतलब उसमें से कोई फ्लक्स पास। अगर सारी की सारी फील्ड लाइंस इस एरिया के ऐसे पैरेलल ही जा रही हैं तो इन चारों फेसेस को कोई तोड़ के जा रही है क्या? सिर्फ इस फेस को तोड़ के जा रही है और सिर्फ इस फेस को तोड़ के जा रही है। तो इसका मतलब इन चारों से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? सिर्फ इससे आएगा और इससे जाएगा। तो मेरे लिए जो इनकमिंग फ्लक्स है वो इस वाले फेस से आ रहा है, हाँ या ना। और आउटगोइंग फ्लक्स है वो इस वाले फेस से आ रहा है। तो मैं बात करूंगा फाई इनकमिंग। इनकमिंग में मैं लिखूंगा ई, फिर लिखूंगा इसका एरिया इंटू कॉस 180 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस ई इंटू एस, और ई की जगह लिखूंगा मैं ई वन, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स के वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई वन। तो माइनस फाइव रूट ए, इसका एरिया बताना बेटा। इस क्यूब का एरिया कितना है इस सरफेस का? ए स्क्वायर, है ना। सरफेस एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब
इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि इस क्यूब की साइड कितनी है ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसका एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, तो इनटू एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर हम बात करेंगे फाई आउट गोइंग की। आउट गोइंग के वक्त ये हो जाएगा ई एस कॉस जीरो, ई की जगह हम लिखेंगे E2, क्योंकि जब ये फ्लक्स इससे बाहर निकल रहा है तो इस वक्त का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा E2 इंटू एस। E2 कितना है, तो E2 है मेरे पास, कहाँ गया E2, ये क्या 5√2a, और उसका भी एरिया कितना है ए स्क्वायर। अब मुझसे कोई बोले कि एक बार आप फाई नेट बता दीजिए, तो हम बोलेंगे फाई इन कमिंग प्लस फाई आउट गोइंग, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा कितना -5। इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिख दें कि ए की पावर 2 प्लस 1/2, मतलब 5/2, या फिर इसको ऐसा ऐसा ही रहने दो। ए की वैल्यू कहाँ दी है, दिख नहीं रहा मुझे, अच्छा अच्छा इधर लिखा है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर ए की वैल्यू 1 मीटर गिवन है तो काम हो गया, फिर तो बहुत आसान हो गई चीज़ें, फिर तो बस मुझे लिखना ही है -5√1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5√2 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 5√2, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √2 -1। तुम समझ गए बात को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनकमिंग और आउटगोइंग से मुझे पता चल गया कि इतना आया इतना गया, इसमें जो भी कुछ डिफरेंस आया होगा वो मुझे देख के पता चल गया कि इतना फ्लक्स इसके अंदर से पास कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि इससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर मुझसे कोई पूछे कि यार दूसरे में चार्ज कितना होगा, तो इसके लिए तुम्हारी हेल्प कौन करेंगे, गॉस भाई साहब। तो गॉस लॉ के हिसाब से मैं बोलूँगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना हो जाएगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स मेरे पास कितना है 5√2 -1 इंटू एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया। चमक गई बात। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, फ्लक्स की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। समझ गए बात को, ठीक है। कभी कभी सही बातों के लिए भी कमीशन देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज 1 का। आप लोग करेंगे या मैं करूं, आप लोग करना चाहेंगे, हाँ? तो फटाफट करो, फुल स्पीड से करना है। तुम लोग ये क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन तुम्हारे ऑलरेडी उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी में, 1.14 डाल दो और सॉल्व करो। अगर लिखना हो तो जगह छोड़ देना, घर जाके लिख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन लिखने में। 1.14। फिजिक्स में क्वेश्चन करने का पहला स्टेप क्या होता है, बहुत अच्छे, अरे यार अब तो सीख गए। तो ताओ डायग्राम बनाते हैं, तो तुम लोग आराम से सॉल्व करो, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सो सो के आराम से। हम्म, बन गया, अच्छा लग रहा है।
अभी तुम एक चीज को नोटिस करना, अगर मैं चित्र बना देता हूँ ना, क्वेश्चन देखो कितना इजी हो जाता है मेरे लिए। गंदी बात, गंदी बात। ऐसा 3D में पूरा बना देते हैं। ये पंचायत आपको दिख रहा है क्या, जो बोर्ड पे लिखा है? हाँ देखो भाई, मैंने चित्र तो बना दिया, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा वैसे इतनी देर में। शुरू करें? चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एक वाई जेड प्लेन में एक एरिया पड़ा हुआ है। ये एरिया मैंने यहाँ पे छोटा सा बना दिया, ये वाला दिख रहा होगा। ये एरिया अगर ऐसा है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा होगा। अगर एरिया वाई जेड प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा कि नहीं होगा? सोच के देख। हमेशा जो एरिया वेक्टर है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अगर एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर या तो प्लस एक्स में होगा या फिर माइनस एक्स में होगा। और जब बॉडी का जो एरिया है वो 3D में अगर क्लोज नहीं है तो मेरे लिए इनकमिंग आउटगोइंग का कोई सेंस ही नहीं है। मेरे लिए तो सिंपल एक ही एरिया है वो। तो यहाँ पर अब मुझसे कोई बोले कि भैया इसका एरिया लिखो, तो मैं बोलूंगा एरिया है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 10 × 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। अब कोई तुमसे फ्लक्स पूछे तो फ्लक्स बोलोगे सर ई एक्स इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री। ई एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻³ एरिया कितना है बेटा? तो एरिया है 100 × 10⁻⁻⁴। मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 30 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको आप चाहें तो मैं आगे और भी बता सकता हूँ। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको पता है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसमें डाउट तो नहीं है? तो भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसको ना कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, मैं ना तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ, देखो जरा एक बार। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचते हैं, वो भी सही है। सर फ्लक्स का फंडामेंटल फॉर्मूला तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर था। एरिया आपके पास सर हो गया ई एक्स आई कैप, हाँ या ना? और एरिया वेक्टर हो गया सर आपके पास, जो भी आपका एरिया है वो भी आई कैप की तरफ है तो एस आई कैप। तो अल्टीमेटली सर आपको ई एक्स इंटू ऐसी तो करना है। ऐसे भी कई लोगों ने डायरेक्ट सोच लिया होगा। क्या मेरे से क्या दुश्मनी है भाई तुम्हारी?
कई लोगों ने ऐसे आई कैप जे कैप लेके सॉल्व किया होगा, दोनों ही सही है, कैसे भी आप अप्रोच कर लो, दोनों ही बातें सही है। कितने लोगों ने वेक्टर से किया? अच्छा, कितने लोगों ने डायरेक्ट किया? ठीक। कितने लोगों का आंसर सही है? ठीक है, सबका सही होना चाहिए था। सेंटी हाँ, ऐसा ही में कर रखना है, सारी वैल्यू कन्वर्ट तो करना ही है। अब दूसरा वाला पार्ट ये कह रहा है, एक अच्छो सुनो इधर, लिखना बंद करो। दूसरा वाला पार्ट ये कह रहा है कि अभी ये एरिया ऐसा था, इसको अपन ने ऐसे घुमा दिया, तो अभी इसका एरिया वेक्टर ऐसा था, अब इस ऐसा एरिया वेक्टर को अभी एक्स एक्सिस के अलोंग है, अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो एरिया वेक्टर इसका थोड़ा ऊपर की तरफ गया कि नहीं गया? तो ये ऐसे था पहले, और अब अपन ने इसको ऐसे घुमा दिया ऊपर की तरफ, तो अभी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। यही कह रहा है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, मतलब एरिया वेक्टर ही तो हुआ, वो कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो इसका एस वेक्टर दे रखा है वास्तव में उसने, कि अब वो ई एक्स से बनने वाला जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। तो अब अपन लिख देंगे फ्लक्स इज इक्वल टू ई एक्स इंटू एरिया इंटू कॉस 60, बस। तो ई एक्स आपके पास, ये आपने अभी भी सॉल्व कर रखा है वैसे, 30 आया था, कॉस 60 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 50। खत्म। इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करके 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ एरिया को, है ना, और cos 60 हो गया 1/2, तो हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ऐसे कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया? अच्छा, उल्टा पूछते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके समझ में आ गया? हाथ उठाओ। तेरे नहीं आया तो हाथ उठा ना। तेरी पड़ोसन पीछे, अरे देवी प्रणाम, आशीर्वाद नहीं देना है, हाथ उठाना है। बस ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छाप लिया होगा? नहीं छापा तो हाथ जल्दी चला, है ना? हाँ, जो जीप जल्दी चल रही है ना, जीप की जगह हाथ जल्दी चला, बोला बच्चा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14। लास्ट क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, और इसकी जो क्यूब का साइज है वो 20 सेंटीमीटर हो जाए, साइज डबल कर दिया, और जो इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, मतलब एक क्यूब बना लेते हैं। हालांकि इसका आंसर तुमको पता है, पहले से बोलने से पहले ही पता है, यूनिफॉर्म होती इसका आंसर कितना हो गया? 0। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसा हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, तो इसके जितने भी प्लेन्स हैं वो सारे एक्स वाई एक्स जेड वाई एक्स इन सब के पैरेलल हो गए। अब हमसे कह रहा है कि यार इससे अगर इसका साइज 20 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म है, तो बताओ इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो इसका आंसर 0 है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना फ्लक्स आउटगोइंग है। तो लिख दो इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, दैट्स व्हाई नेट फ्लक्स विल बी 0। हाँ, इस वाले में ना, नहीं ये में भी, इसमें भी तो यूनिफॉर्म है, इससे पहले वाले में नॉन यूनिफॉर्म था। इसमें सिर्फ उसने क्यूब नहीं बनाया, इसमें सिर्फ उसने एक फेस बना के दे दिया। इस हाँ, तो उसमें तो एरिया एक ही है, तो उसमें इनकमिंग आउटगोइंग का कोई सेंस ही नहीं है। जब तक 3D में बॉडी नहीं है, अपने लिए इनकमिंग आउटगोइंग का बोलने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। ओके बिटिया, मेरी बिटिया, क्यों क्वेश्चन लिख रही है पूरा ऐसा? लिख दे 1.15, ऐसा अच्छा लगता है ऐसा? हाँ तो अच्छा, टाइम है तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या लिख लिया इसमें? इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, दैट्स व्हाई नेट फ्लक्स विल बी 0। हालांकि बहुत शॉर्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, क्योंकि क्वेश्चन ना एकदम ईजी है।
Careful measurement of through the electric field at the surface of a black box indicates that net outward flux through the surface of the box is this. तो हमें फाई पता चल गया ना, जो भी बाहर जा रहा है, सही बात है. इनकमिंग फ्लक्स तो है ही नहीं यहाँ पे कोई, तो जो आउटगोइंग फ्लक्स है वही इसका क्या होगा, नेट फ्लक्स होगा. तो मुझे यही इसका नेट फ्लक्स हो गया, ये मुझे पता चल गया. अब नीचे का क्वेश्चन पढ़ो और खुद सॉल्व करो, मैं नहीं बता रहा. ये तुमसे कह रहा है कि नेट चार्ज कितना है, तो हमको पता है गॉस लॉ के हिसाब से Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो हमसे अगर कोई Q पूछेगा तो हम बोलेंगे फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. फाई की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट. चाहो तो वैल्यू डाल दो, ऐसे ही छोड़ दो. वैसे इसका एक और तरीका है लिखने का, देखो सुनो. 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹. 8.85 की जगह ऐसे डाल के देखो, थोड़ा आंसर अच्छा आएगा पाई वाई लिखने में. ऐसा अच्छा लगेगा ना दिखने में. 4 9 इंटू 10⁻⁹. अब देखो कट अच्छा रहा होगा, तो ये 2 बार कट गया, तो जाएगा 2/9 पाई. अच्छा लगा ना, इंटू -6 कूलम. ऐसा कुछ नहीं है कि यही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तुम जो लिख दोगे सब सही है. वैसे जब भी तुम ऐसा बोर्ड में आएगा तो उसमें तो हो सकता है कि तुमको ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के ही वो बोले कि भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के फिर हमें बताओ क्या आंसर होगा नेट. ऑब्जेक्टिव में तो वो कोई भी फॉर्मेट में दे देता है. वो एग्जैक्ट भी पता कर लेगा, कभी ऐसे दे देगा, अपने को खुद सोचना है. दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में, कि इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, could you conclude that there were no charge inside the box, why or why not? तो तुम इस बात को समझ गए. क्या ये सही बात है कि नहीं, सही है कि कोई भी अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है 0, मतलब जो भी था टोटल फ्लक्स कितना हो गया 0. अगर मैं बोल रहा हूँ कि फाई टोटल तुम्हारे पास उस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स अगर 0 है, तो फिर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ के हिसाब से चार्ज भी कितना हो जाएगा 0. तो Q एनक्लोज्ड हो जाएगा आपके पास 0. हाँ, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर. फिर 0 चार्ज करने के कई तरीके हैं, या तो चार्ज ही नहीं है, या चार्ज है तो प्लस माइनस बराबर है, या डाइपोल है, या ढेर सारे डाइपोल हैं. ठीक है, तो ये एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. बढ़े क्या, तुम्हें कहीं भी कोई भी डाउट लगे ना तो तुम पूछ लेना, क्यों भी कनिष्क. तो आज क्या मतलब अष्टमी का भोज खा के आया है क्या, कन्या पूजन में गया था. अच्छा फिर, अच्छा घर पे बना था. वैसे वो एक एक लड़के को भी तो बुलाते हैं ना कंजक खिलाने. ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं करूं, करें, करो करो करो. ये क्वेश्चन बनाया गया है अपने जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसके बीच में से. ये क्वेश्चन ऐसे बनाया गया है कि हम लोगों ने ये माना था ना, याद आया. इस क्यूब के अगर मैं सेंटर पे कोई भी चार्ज रख दूं, तो अगर चार्ज इसके सेंटर पे है तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होता था मेरे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था कि नहीं होता था. हाँ या ना. अब इसने क्या किया, इसने बाकी के जो ये फेस है ना सारे उड़ा दिए. उसने कहा कि मेरे पास अब बस ये वाला एक फेस है, ये वाला. अगर इसकी लेंथ l है तो सेंटर से यहाँ की इस फेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 होती थी कि नहीं होती थी. l/2 ये होगी तो l/2 ऊपर होगी.
अब वो कह रहा है कि मैंने बाकी सारे फेसेस हटा दिए, अब सिर्फ ये नीचे एक फेस है और एक ये चार्ज रखा है। अब बताओ उस फेस से पास करने वाला कितना फ्लक्स होगा। यहां से इसने क्वेश्चन को बनाया है। अगर क्वेश्चन यहां से बनाए तो अगर यहां से मैं डायरेक्टली सोचूं तो मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इससे बोलूं तो ये क्या कहना चाह रहा है, एक फेस से पास करने वाला फ्लक्स ही तो पूछ रहा है। हाँ है ना। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस इज इक्वल टू फाई, तो मैं बोलूंगा कि 6 फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मुझे पता है कि जो टोटल फेस होते हैं क्यूब में वो होते हैं 6। ठीक है। तो यहां से एक फेस से पास करने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। चमका। अरे तुम्हारे चेहरे पे 12 से क्यों बज रहे हैं? घड़ी में भी 12 बज रहे हैं, घड़ी तो दिख नहीं रही। अच्छा इधर है। मतलब ये जो चार्ज रखा है, चार्ज इस फेस से थोड़ी हाइट पे रखा है और पूछा है कि इस फेस से इस क्यूब से पास करने वाला, इस स्क्वायर से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो वो मेरे क्यूब का एक फेस है। तो इस चेहरे पे ऐसे भाव लेके आ सकती है कि हाँ सर मतलब हो गया, मेरे समझ में आ गया। कितने लोगों से हो गया था ये? एक से बस। थोड़ी सी हिंट तो मैंने दी थी। अच्छा, कितने लोगों के समझ में आ गया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मुझे देखना है। हाँ, बताओ शगुन क्या डाउट है? शगुन के पड़ोसी पीछे। तो बोलना, बोलना होता है। तू बोलेगा तो मैं 4 बार बताऊंगा, नहीं बोलेगा तो कैसे बताऊंगा? बता क्या नहीं आया? कुछ भी नहीं आया। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये जमीन का एक बेस है। ये जमीन का 10 बाई 10 की ये अपना कमरे का बेस है और यहाँ सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है। ठीक है। तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ जा रही है। तो हमसे कह रहा है कि जो चारों तरफ जा रही हैं, तो बताओ इस वाला जो नीचे वाला जो फेस है ना, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा। अगर एक कमरा दिया होता तो मैं बता देता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसने कमरा नहीं दिया, उसने सिर्फ जमीन दी है। तो मुझे पता है कि हर एक फेस से पास करने वाला, जो हर एक दीवार से पास करने वाला फ्लक्स को अगर मैं फाई मान लूँ, तो इसके टोटल कितने फेस है। तो एक फेस से कितना पास करेगा? फाई। तो 6 से कितना पास करेगा? 6 फाई। टोटल मुझे पता था क्यूब से इतना पास कर रहा था। एक क्यूब में 6 फेस, एक फेस से फाई, तो 6 फाई। 6 फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना हो गया? क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आ गया? पक्का? देख ले। ठीक है, तो पेपर में सही लिखना। डन। भूमिका। ए बैक बेंचर सोसाइटीज के चारों, आदित्य जैन। ठीक। पक। ये इसका नाम नहीं है ना, बक इसका नाम नहीं है। ये इसमें ऐसा कह रहा है बच्चा, अगले वाले क्वेश्चन में आप लोग करेंगे मैं करूं? करेंगे, करो। फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। ये सारे रद्दी क्वेश्चन है। ठीक है चलो। क्या कह रहा है? पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। एक क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा है। फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो टोटल सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना है? तो फ्लक्स हो जाता है क्यूब से जब पास करेगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात खत्म। क्यू की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻⁶। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12। मुझे पूरा पता है तुम लोग इसके बाद तो सॉल्व कर ही लोगे। ये क्वेश्चन इजी था कि नहीं था? ये तो तुम्हें याद ही है, गॉसियन सरफेस अगर पूरी क्लोज्ड है तो कोई भी सेंटर पे चार्ज रख दोगे तो नेट पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा?
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे याद है कि नहीं है? अरे यस सर, नो सर। हाँ, सब चौंच चला के बोलो। यहाँ पे चार्ज रखा था, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रद्दी क्वेश्चन है यार, इनमें ना मतलब मजा नहीं आ रहा है, तो जल्दी जल्दी करो इनको। क्यों भी लावण्या, इजी है? तुम इसे सॉल्व कर रही हो क्या? देखो तुम्हें स्मार्ट तरीका बताता हूँ। अभी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बताई थी? 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹ ये थी ना? तो ये हो जाएगा 1/18 और इंटू पाई इंटू 10⁻⁹ 9 और 6 15। ठीक है। हालांकि ना तुम ये सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के, ना ये कर सकते हैं, तो ठीक है, कोई भी लिख लो, एक ही बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बड़े जुझारू हैं यार बच्चे, सभी डिवाइड 8.2 को 8.85 से डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं। नाइस। अगला क्वेश्चन, आंसर बताओ। अरे तुम्हारा नाम क्या है? आहाना नहीं, आहाना नहीं, इनसे ये वाला, ये बालक। अरे तू सही बोल रहा है, शगुन के पीछे वाला कुश। ऐसा क्या, कौन सा क्वेश्चन है? अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of this to pass through a spherical Gaussian surface this radius centered at the charge if the radius of the सही बात है, सेम चार्ज करेगा, सेम पास करेगा, सही है। दूसरे का बता। कितना आया? अरे चार्ज पूछा है दूसरे में। ठीक है, देखो भाई ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, तो अगर इसकी रेडियस पहले आर थी, अब इसको आर से 2r कर दिया, तो कह रहा है कि पहले अगर फ्लक्स फाई था तो बताओ बाद में कितना फ्लक्स रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पे जो फ्लक्स है वो डिपेंड, अभी भी उससे पास उसके सरफेस के अंदर जो एनक्लोज चार्ज है अभी भी वो क्यू सेम ही है, क्यू सेम होने की वजह से फ्लक्स सेम रहेगा। तो इसमें ऐसा लिख दो, सिंस चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस इज सेम, since charge inside Gaussian surface is same, that's why flux will remain same, that's why flux will remain same। okay, तुम तीन लोग बैठते थे ना एक बेंच पे, यू, भूमिका और श्री, इसका नाम पायल है, लारण्या, लारण्या। अच्छा देखो तुम लोग ना, जब भी अपने फोटो खिंचवाओ तो ऐसे 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 फोटो मत खिंचवाना, है ना? फोटो एकदम अच्छे से कपड़े पहन के, ऐसा फॉर्मल और ऐसे, वरना बस इन फोटो में लग रहा है कि बस यही करना बाकी है। और फिर ये वाला है? देखा ये वाला? गजब पोज बनाते हैं बच्चे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने कुछ बोला था। सिंस चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज सेम, दैट्स व्हाई फ्लक्स विल रिमेन सेम। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा था Q अपन एप्सिलॉन नॉट, तो Q विल बी फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई इज -1 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट, सो आंसर इज माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मन करे तो डाल देना, नहीं मन करे तो मत डालना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ तुम्हारे। तो तुम लोगों की एनर्जी भी अप डाउन हो जाती है ना, उधर से इधर आते, है ना? उस वाले रूम में तुम्हें अलग एनर्जी रहती है, ऐसा लगता है किसी और के घर में आए हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। अब भाई शुरुआत करते हैं थ्योरी की। अभी तक तुमने गॉस लॉ से रिलेटेड सारी बातें देख ली। अब अपन गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं। ये जो कुछ भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और डेरिवेशंस पेपर में आते हैं। ठीक है, खूब आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसमें मैं तुम्हें तीन चीज़ें पढ़ाऊंगा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ ऐसी पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे कि तुम थोड़ा सा हाथ पर चलाना सीख जाओ। जैसे पहली बात तो ये कह रहा है कि मेरे पास एक वायर है। ठीक, ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट लेंथ के इस वायर के आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मेरी जानने की इच्छा है। इस पे कुछ चार्ज है, तो यहाँ पर इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है लैम्डा। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसको बनाने का तरीका होता है ऐसे, तीन डॉट ऊपर बना दो, तीन डॉट नीचे बना दो, और यहाँ पर लिख दो माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर लिख दो प्लस इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ओके, हमसे जानना की इच्छा रख रहा है कि इससे आर दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बता दीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ का एप्लीकेशन ऐसा है कि तुमको जब मैंने गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो ऐसा बोला था कि जो भी लाइन चार्जेस हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपन निकालेंगे, उनके लिए जो गॉसियन सरफेस होगी वो सिलेंड्रिकल होगी। ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है? तो यहाँ पर बस एक सिलेंडर बना देना है। तो यहाँ पर अपन ने एक सिलेंडर बना दिया, देखो एक सिलेंडर, ये गया। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको इधर खिसका लेते हैं। अब सही है। हम्म। और यहाँ पे अपन ने कैसे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करी, इस गॉसियन सरफेस की तीन एरिया तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। एक तो एरिया इसका ये है, एक इसका एरिया वेक्टर ये है, और इसका एक एरिया वेक्टर ये है। मैंने तीनों एरिया वेक्टर बना दिए, तुम्हें समझ में आए क्या? एक बोतल है, इस बोतल के तीन ही तो एरिया है, एक तो कर्व एरिया, एक ऊपर वाला ढक्कन और एक नीचे वाला ढक्कन। तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऊपर, नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे, और इसका रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। अब रेडियली आउटवर्ड में सब जगह बना नहीं सकता, तो मैंने एक ही पॉइंट पे बनाया है। इससे तुम्हें पेट में कोई भी दर्द होने वाला नहीं। फिर दूसरी कहानी आती है कि सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाया जाए, तो देखो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, और यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे। यहाँ पर इस साइड इधर होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि अगर ये वायर है तो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हाँ या ना? तो ऐसा लग रहा होगा कि एक पाइप है, इस पाइप में मैं ढेर सारे छेद कर दूं और पानी प्रेशर से चलाऊं, तो जैसे पानी का फव्वारा बाहर की तरफ जाएगा वही फील्ड लाइंस होंगी। अब सोच, अब इमेजिन हो रहा है इसकी फील्ड लाइंस कैसे बन रही होंगी? एक पाइप में होल कर दिए जाए और पानी चला जाए तो पानी का फव्वारा चारों तरफ जाएगा, वही सारी की सारी फील्ड लाइंस होंगी। तो ये प्लस लैम्डा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, इसकी वजह से आउटवर्ड। अगर नेगेटिव होती तो इनवर्ड होता। बहुत अच्छी बात, शानदार। अब मुझे इन सारे सरफेस एरिया की बात में अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल 90 डिग्री है, और एक एक कर्व्ड वाला है। यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना है?
0 डिग्री। अब आओ डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन की बात यह है कि हमको पता है कि सिंस गॉस लॉ जो कहता है वो कहता है कि Q, गंदी बात, E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q n क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बोला था? गॉस भाई साहब ने। गॉस लॉ के हिसाब से ऐसा है। तो यहाँ पे हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं? तो इस E डॉट डी एस को मुझे तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो मुझे फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। दूसरा फ्लक्स ड्यू टू अपर सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस फ्लक्स ड्यू टू लोअर सरफेस ऑफ सिलेंडर। इतनी बात समझ में आ गई? ये वाली को मैंने बोला है अपर सरफेस, इसको बोला है मैंने लोअर सरफेस। इन दोनों का फ्लक्स 0 है। रीजन? एंगल 90 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रीजन, और यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रीजन। सर पेपर में भी क्या ऐसे ही लिखना है? नहीं, जो बात मैंने इतनी आसानी से लिख रखी इसको तुम्हें फैला के लिखना है। यहाँ पे अगली एक लाइन लिखना कि सिंस एट अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अच्छा लिख ही ले रही हो। इसमें ऐसा लिखना है कि सर तुम शुरू शुरू से लिखना चाहते हो तो शुरू से लिख लो। पहली लाइन ऐसा लिख लो कि फॉर इन्फिनेटली लॉन्ग line charge, for infinitely long line charge, we take cylindrical Gaussian surface. We take cylindrical Gaussian surface. We take cylindrical Gaussian surface. फिर ऐसा लिख दो flux through upper and lower part, upper and lower surface, flux through upper and lower surface, flux वैसे तो बोलना चाहिए flux passing through, लेकिन ठीक है, flux through upper and lower surface of the Gaussian surface is 0 and surface is 0 because angle between area vector and electric field, because angle between area vector and electric field is 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से लिख लेंगे। तो फिर बात आती है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा बोर्ड की तरफ अपनी आंखें चमकाएंगे। तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर कितना चार्ज होगा अगर इसकी लेंथ L है? तो लैम्डा इन 12, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो मैंने अज्यूम किया है लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, L is length of Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface L। तो जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से हम कर्व्ड सरफेस से जो पास करने वाला फ्लक्स है वो लिखना चाहते हैं, और ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी कहानी हो गई, ठीक है। अब गेम है कि हमें कर्व सरफेस से पास करने वाला कितना फ्लक्स है ये पता करना है। तो क्या तुम
इसकी अगर रेडियस को मैं आर बोल दूं, क्योंकि मैंने आर डिस्टेंस पे बात करी है, तो इसकी रेडियस आर है। आर की वैल्यू लिख दो, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। समझ गए ना, आर ए डी मतलब रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। आप लोग पूरी पूरी लिख सकते हैं बात। इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा? है जी, कितना होता है? 2 पाई आर एल, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या क्या मर गया, एल से एल मर गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एल से एल मरने से तुम्हारे पास बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसा बच गया। अब अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो इससे भी तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा करने से ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बाई आर, मतलब ये बन गया 2 k लैम्डा बाई आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, छाप लेंगे। देखो, इसको बाद में, क्या होता है कि जैसे मान ले वायर है, ठीक है, कहाँ गया? इस वायर से तुमने आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इस इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर में भी ये अपन ने जो एक निकाला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इस साइड होगा, यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड होगा। इसकी वैल्यू सर आपने अभी भी निकाल ली 2 k लैम्डा बाई आर। ऐसा नहीं है, 2 k लैम्डा बाई आर ये तो इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन में वैल्यू है, इसका एक वाई कंपोनेंट भी आता है, ऐसा बोलने कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द वायर, वो भी सेम ही आता है, वो भी आता है 2 k लैम्डा बाई आर। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है ये हो गया तुम्हारा ई परपेंडिकुलर, ये हो गया ई पैरेलल, और जो नेट आएगा इस पॉइंट पर वो आएगा √2 टाइम्स 2 k लैम्डा बाई आर। ये तुम्हारा ई नेट होगा किसी भी टाइम पे। गॉट इट? तो तुम्हें, हाँ, कि वो ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूँ अभी। अब तो जे मेंस पूछने चाहता है तो पूछ ले। देख, एक वायर है, एक वायर से, ये सिलिंड्रिकल वायर है जो जिसकी लेंथ अब इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो यहाँ से आर दूरी पर मैंने अगेन परपेंडिकुलर, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है। ऊपर वाला एंगल अल्फा है, नीचे वाला एंगल बीटा है। इसका अपर एज जो एंगल बना रहा है इस पॉइंट पर अल्फा है, और लोअर वाला जो बना रहा है वो बीटा है। यहाँ पर अपन से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट है ई परपेंडिकुलर, और इधर वाला है ई पैरेलल। जो ई परपेंडिकुलर होता है उसका फॉर्मूला होता है k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ये गॉस लॉ से नहीं आता, ये इंटीग्रेशन से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इनफाइनाइट करेगा तो अल्फा भी 90 बीटा भी 90, क्योंकि वायर अल्फा मतलब 90 मतलब इनफाइनाइट चला गया ना ऊपर, नीचे इनफाइनाइट मतलब नीचे चला गया। जैसे ये गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये 1+1 साइन 90 प्लस साइन 90, तो 2 k लैम्डा बाई आर हो गया। सिमिलरली ई पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ओके, इसमें 90 90 डाल तो कॉस 90 कितना होता है 0, और कॉस 90 वापस से डालेगा तो कितना हो जाएगा 0। तो वो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इस केस में कितना हो जाएगा 0। अब यही अगर मैं सेमी इनफाइनाइट कर दूं तो यही वायर में सेमी इनफाइनाइट करने पे ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर इसको इनफाइनाइट करूंगा तो तेरा एक कंपोनेंट गायब हो जाएगा, ये वाला। जैसे इसमें ये नीचे आया ई पैरेलल, पूरा इनफाइनाइट करने पे ई पैरेलल एक और ऊपर आएगा, तो दोनों नेट मिला के 0 हो जाएंगे। समझ गया? तो ये हो जाएगा ई पैरेलल, ये ई पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ फाइनली एक बचता है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है वो। समझ गए बात को? तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसका अभी कोई काम नहीं है, अभी जब मैं आगे लिखाऊंगा लास्ट में
उस वक्त मैं वापस से पूरा बताऊंगा, तो अभी इसके अपने को लोड नहीं लेना है। चलो भाई, फाइनाइट मतलब फाइनाइट की वजह से भी चीजें होती हैं अपने को अभी, लेकिन वो समझनी नहीं है, तो इसको उड़ा देते हैं। लीड नहीं हुआ? अच्छा, ऐसा ऐसा पूछ रहा है। आर यू श्योर वांट टू डिलीट? हाँ हाँ, मजाक थोड़ी कर रहे हैं, उसे लगा मजाक कर रहा हूँ मैं। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। तो ये वाला डेरिवेशन समझ में आ गया। दूसरा डेरिवेशन देखते हैं। दूसरा डेरिवेशन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। तो आओ इनफाइनाइट शीट बना लेते हैं। अच्छा, ये गंदा सा फिगर क्यों बनता है इससे? ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है। ऐसे बना लेते हैं, ये टेढ़ी नहीं होगी। मजा नहीं आ रहा है। देखो, ये वाई एक्स नहीं लिखो, इसको इनफाइनाइट लिखो। इतना चमक गया? हाँ हाँ, इसमें भी सिलेंडर लेंगे। अब इसकी खासियत क्या है कि ये एक शीट है, कॉपी दो जरा, लाओ, कोई भी एक दे दो। ये एक शीट है, ये शीट लेकिन ऐसी है, इधर चले जाओ तो इनफाइनाइट तक है, इधर चले जाओ तो इनफाइनाइट तक है, ऊपर चले जाओ तो इनफाइनाइट है, नीचे चले जाओ तो इनफाइनाइट है। सब जगह इनफाइनाइट इनफाइनाइट गेम है। तो अब जब ये ऐसा इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, तो हमसे ये जानना चाह रहा है कि अगर ये इनफाइनाइट है, तो मैं यहाँ से कुछ दूरी पर खड़े होके ये पता करना चाहता हूँ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अगर ये शीट है, तो शीट मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है, 2D या 3D? 2D। तो यहाँ पर क्या दिया गया होगा? सिग्मा। सिग्मा मतलब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है, तो हमसे जानना चाह रहा है कि यहाँ पर बता दो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब भी ऐसा चित्र आए, तो तुमको ना एक सिलेंडर एज्यूम करना है, जैसा अभी किया था, और सिलेंडर मैं बना रहा हूँ आपके सामने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? इस सिलेंडर में गौर से देखोगे तो यहाँ पर इसको ये ऐसे गोल 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 काट रहा होगा, इस शीट को। हाँ है ना? इमेजिनरी है, रियल में तो कुछ है ही नहीं। मैंने फिगर ऐसा बड़ा अच्छा सा बनाया एक्स वाई जेड तीनों में, तुम चाहो तो सिंपल ही शीट बना के ये सिलेंडर बना सकते हो। मैंने तो तुम्हें तीनों एक्सिस में अच्छे से बना के दिखा रखा है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी इधर होगा। सिमिलरली यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा। कर्व में क्या है कि कर्व में एरिया वेक्टर तो इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पर कर्व एरिया के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसको मैं ds वेक्टर लिख देता हूँ, ई वेक्टर, ई वेक्टर ds वेक्टर। वेक्टर वेक्टर खेलने में अच्छा लगता है। ये ds थोड़ा छोटू रह गया। इतनी बात चमक गई। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास कितने एरिया हैं टोटल? 3। तो यहाँ पर जो मैंने एरिया माना है, इस एरिया का नाम मैंने दे दिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर इज एस। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये एरिया वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी है? एस।
तुम्हें एस अच्छा लग रहा है, ए ले लें, क्या ले लें बताओ? तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो ले लेंगे। एस ले लें, ठीक है भाई, एस ले लिया। अब अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो हमसे पूछा जाएगा कि ये बता दीजिए कि इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना है। तो हम बोलेंगे फ्लक्स का तो एक ही फॉर्मूला है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात किसने बोली थी? गॉस ने, तो ये गॉस लॉ बन गया। फ्लक्स यहाँ पर तीन लोग लेके आएंगे, एक तो एरिया वन या एरिया टू, उसका क्या नाम देते हैं? फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट प्लस फाई कर्व इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर नामकरण भी कर देता हूँ, ये लेफ्ट एरिया है, ये राइट एरिया है, और ये वाला कर्व एरिया है। कर्व्ड एरिया से पास करने वाला फ्लक्स कितना है? क्यू 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको। जैसे कि ये बोतल है ना, अब देख ऐसी बात है, ये दीवार है, ये वाली दीवार, इस दीवार से ये बोतल ऐसे बना दी, आधी बोतल उधर है आधी बोतल इधर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है, इसका जो कर्व एरिया होगा वो सारे के सारे ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? तो कर्व एरिया और इधर हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल हमेशा कितना है? अगर एंगल 90 है तो फ्लक्स कितना होगा? बस यही बात है। यस, हाँ। तो यहाँ पर जो एंगल है, क्योंकि जो थीटा है वो थीटा 90 डिग्री है, इसकी वजह से फ्लक्स जीरो है। जैसे मैंने यहाँ पर इस बात को लिखा है कि थीटा 90 पे फ्लक्स जीरो, इस बात को आप शब्दों में लिख देंगे कि कर्व्ड एरिया के में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसकी वजह से उससे पास करने वाला फ्लक्स जीरो है। आओ भैया, लेफ्ट वाला जो फ्लक्स है वो आउटगोइंग है या इनकमिंग है? आउटगोइंग है। तो मैं वहां पे लिखूंगा फ्लक्स मतलब E इंटू एस इंटू कॉस जीरो। दूसरे वाले में भी लिखूंगा E इंटू एस इंटू कॉस जीरो, और तीसरे वाले में मैं लिखूंगा जीरो इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं तुम्हें? अरे छापू वीरो, देख लो, एक मिनट, टाइम हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता, मजे मजे में चल जाती हैं चीज़ें, मुझे मज़ा आता है ना पढ़ाने में। तुम लोगों को आता है क्या पढ़ने में? cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये ई एस तो ये तो कितना हो गया? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्यू एनक्लोज्ड। तो मुझे ऐसा पता है कि जो क्यू एनक्लोज्ड यहाँ पर होगा वो होगा सिग्मा इंटू एरिया, हाँ या ना? तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? एस। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया ये एस माना है, तो इस वाले पॉइंट को ना उठा के यहाँ लिखना, इसके नीचे यहाँ लिख लेना, इसको उठा के। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस ढिचके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। इसको एक बार नोटिस करना जरा, ये कुछ कहना चाह रहा है तुमसे। इनफाइनाइट सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पे कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? इसका मतलब ये शीट है, इस शीट से मैं यहाँ पे जाऊँ तब भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ जाऊँ तब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ जाऊँ तब भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इनफाइनाइट सीट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए बेस्ट चीज़ है कि नहीं है? हाँ या ना? किसके वॉल्यूम पे? नहीं, कुछ नहीं डिपेंड कर रहा, इमेजिनरी है वो तो, सिलेंडर है थोड़ी, वो तो हमने क्वेश्चन सरफेस अज्यूम करी है ना। अच्छा एक चीज़ और, जैसे दुनिया में कुछ भी इनफाइनाइट होता है क्या? नहीं। लेकिन इनफाइनाइट हम मान सकते हैं कब? जब जैसे ही मान लो ये दीवार है, इस दीवार से मैं बहुत पास चला जाऊं, जब मेरे आर बहुत कम हो जाए, तो मेरे लिए ये दीवार इनफाइनाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सोच के देख।
मतलब इस दीवार में, इस कांच के पास ना मैं अपनी आंखें एकदम एकदम यहाँ पे लाके एकदम आंख की लेंस लगा दूं, तो मेरे लिए ये दूरी भी इनफाइनाइट हो गई, ये भी इनफाइनाइट हो गई, ये भी इनफाइनाइट हो गई, ये भी इनफाइनाइट हो गई। हाँ या ना? तो अगर तुम किसी भी सरफेस के बहुत पास चले जाओगे तो वो इनफाइनाइट शीट जैसी बन जाएगी। फाइनाइट सीट इनफाइनाइट बन सकती है अगर तुम उसके बहुत पास चले गए तो। सर फाइनाइट सीट का क्या फॉर्मूला होता है मुझे नहीं पता। सिंपल, क्योंकि वो इतना आसान होता ही नहीं है। फाइनाइट सीट से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ऐसा होता ही नहीं है, वो भारी चीज़ है। ठीक है, तो दो एप्लीकेशन हो गए, और करने हैं क्या? चलो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।